अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अहम दिन है कल का दिन, तैयार हो जाएं। कल कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, उसके साथ सिक्योरिटी अहलकार भी होंगे, घबराइएगा नहीं। लोग मरदमशुमारी के अमले के अफराद होंगे जो मुल्क में हो रही है और छठी मरदमशुमारी के लिए आपसे आपके अहल खाना की मालूमात हासिल करेंगे। उनसे ताउन कीजिएगा। 19 साल बाद पाकिस्तान में होने वाली छठी मरदमशुमारी का दूसरा मरहला 2 मराहिल में होगी और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हो रही है। सख्त ताकीद के बाद फाइनली ये मरदमशुमारी हो रही है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक पहला मरहला जारी रहेगा, जबकि 25 अप्रैल से शुरू होने वाला दूसरा मरहला 25 मई को मुकम्मल होगा। चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुंतखब अजला भी मरदमशुमारी के मरहले का हिस्सा होंगे। आपको करना क्या होगा? आपके पास आकर आपसे पूछा क्या जाएगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है, वो सारा मामला हम आपके सामने रखेंगे कि आपने क्या करना है। चीफ कमिश्नर मरदमशुमारी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, क्योंकि इस हवाले से आवाम को नहीं एजुकेट किया गया, नहीं सही तरीके से बताया गया कि क्या किरदार अदा करना है। कवायद के मुताबिक मुल्क में हर 10 साल बाद मरदमशुमारी का इनेकाद ज़रूरी है, लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया के छठे बड़े मुल्क पाकिस्तान में आखिरी मरदमशुमारी 1998 में हुई थी। 2008 से इल्तवा का शिकार रहने के बाद अब होने वाली मरदमशुमारी का बजट 18.5 अरब रुपए है, जिनमें से 6 अरब रुपए मुसल्लह अफवाज, 6.5 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट और 6 अरब रुपए सिविलियंस के लिए हैं। मरदमशुमारी में 1,18,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता सरकारी मुलाजमीन हिस्सा लेंगे। मरदमशुमारी के लिए 2 लाख फौजी एहलकार तैनात होंगे और मुल्क में पहली मरतबा ख्वाजा सराओं का भी मरदमशुमारी में शामिल किया गया है। इस मरतबा मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी की गिनती में ज़बान को भी अहमियत दी जा रही है। फॉर्म के मुताबिक मुल्क में बोली जाने वाली 70 में से सिर्फ 9 ज़बानों को सर्वे फॉर्म का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, हिंदको और बरोही शामिल हैं। मरदमशुमारी के दौरान मुल्क में बसने वाले हर इंसान को घर घर जाकर गिना जाएगा और इसमें लोगों की जिन्स, उम्र, मजहब, तालीम, रोजगार, इज़दवाजी हैसियत, कौमियत, आमदनी, मादरी ज़बान, रिहाइश, शनाख्ती कार्ड, घर के सरबराह की तफसीलात सब कुछ मालूम की जाएंगी। मरदमशुमारी के अमल से आबादी की तादाद, ख्वानदगी और आमदनी की शरह का तयन होगा। मरदमशुमारी के सर्वे फॉर्म में मजहब के खाने में 6 ऑप्शन होंगे, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुद को मुसलमान, मसीही, हिंदू, अहमदी, शेड्यूल्ड कास्ट और दीगर जाहिर कर सकेंगे। मरदमशुमारी में कौमियत के खाने में शहरियों के लिए 2 ऑप्शंस पाकिस्तानी या गैर मुल्की मौजूद होंगे। मरदमशुमारी के दौरान हर घर के बैरून मुल्क रहने वाले अफराद के बारे में तफसीलात से आगाह करना लाजिम होगा। ज़राए के मुताबिक 2017 की मरदमशुमारी के फॉर्म में गुज़िश्ता फॉर्म के मुकाबले में सवालात की तादाद 33 से कम होकर 13 कर दी गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मरदमशुमारी के दौरान किसी भी तरह की गलत मालूमात फराहम करने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा दी जाएगी। ये तो बात हो गई कि मरदमशुमारी फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन कुछ समाजी सवालात ऐसे भी हैं जो इस मरतबा नहीं पूछे जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1998 की मरदमशुमारी में शामिल फॉर्म 2A में शामिल 20 सवालात इस मरतबा नहीं पूछे जाएंगे। फॉर्म 2A खारिज होने की नतीजे में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नकल मकानी के रुझान और असबाब, यानी कि अगर आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए तो क्यों गए और किस किस्म का रुझान है, आबादी में इजाफे, शराय पैदाइश व अमवात की मालूमात, बेरोज़गारी के असबाब, माजूर अफराद में इजाफे, तालीमी रुझान और कारोबारी सरगर्मियों के रुझान की तब्दीली, दीगर एदाद शुमार हासिल नहीं किए जा सकेंगे। जब हमने इस हवाले से पूछा चीफ कि क्या इसकी वजह है, तो हमें हुक्काम ने बताया कि इसकी वजह यह है कि बहुत महदूद मुद्दत में हमें यह काम पूरा करना था। पहले हम मरदमशुमारी कर लेंगे, उसके बाद हमारा स्टाफ जाके ये बाकी मालूमात मालूम कर लेगा, क्योंकि हमने ये सवाल उठाया कि मुआशी तौर पर और जो सेहत के मसाइल हैं उसको जांचने में बड़ी मदद मिलेगी अगर ये मालूमात होंगी। तो उनकी तरफ से कहा गया कि दूसरे मरहले में ये सारी मालूमात हम हासिल करेंगे, हमारा स्टाफ जाके ले आएगा। अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट ने मरदमशुमारी के फॉर्म में माजूर अफराद का कॉलम शामिल करने का हुक्म दिया है और वो किया गया है और वफाकी हुकूमत और दीगर से 17 मार्च तक जवाब भी तलब कर लिया। मरदमशुमारी के इब्तिदाई नताइज 60 रोज़ में आ जाएंगे। इख्तिदार, इख्तियार, ताकत और पैसा किस सूबे को कितना मिलेगा, यह फैसला मरदमशुमारी के बाद सामने आने वाले एदाद शुमार करेंगे। आबादी के साथ कौमी असम्बली में नुमाइंदगी, NFC अवार्ड में हिस्सा और वफाक में मुलाजमतों के मौके भी जुड़े हैं। इसके अलावा देही और शहरी आबादी का फ़र्क जानने के लिए भी मरदमशुमारी बहुत ज़रूरी है कि कितनी अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अदालत में गई ये कहकर कि शहरी आबादी कम दिखाने की साजिश हो रही है, इस मामले पर भी बात करेंगे।
चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बस साहब बहुत शुक्रिया। बस साहब सबसे पहले ये ऑपरेशन होने जा रहा है, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कल उन्हें घर में मौजूद होना चाहिए, क्या उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, घर के सरबराह को मौजूद होना चाहिए या दूसरे लोग भी मौजूद हों? घर में अगर सिर्फ ख़वातीन मौजूद हों वो भी ये सारी मालूमात फराहम कर सकती है। किस तरीके से कल लोगों को क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्या बताएंगे उन्हें? मैं आपकी वसातत से सारे पाकिस्तान के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अमला एक सिविल एनुमरेटर जिसने को सब्ज़ रंग की जैकेट पहनी होगी, एक साथ फ़ौजी जवान, ये आपके घर आएंगे। पहले 3 दिन वो आपसे आपका घर के सरबराह का नाम पूछेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लेंगे और घर का सिलसिलेवार नंबर लगाएंगे सब्ज़ मार्कर से आपके घर के बाहर। आप ये यकीन कर लें कि आप हर ख़ानदान का सेपरेट नंबर लगा होना चाहिए आपके घर के बाहर और कोई रह ना जाए। फिर 3 दिन बाद चौथे दिन ये टीम आएगी आपके घर और आके घर के हर फ़र्द के बारे में अमूमी सवाल हैं कि नाम क्या है, घराने के सरबराह से रिश्ता क्या है, उम्र क्या है, जिन्स क्या है, पढ़ाई कितना है, मादरी ज़ुबान क्या है, तो इस तरह के आम फहम सवाल हैं। तो घर का कोई सरबराह या घर का कोई ज़िम्मेदार फ़र्द वो सवालों के जवाब दे सकता है। अगर घर का जो सरबराह है वो कामकाज के लिए गया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो दूसरा घर का कोई और फ़र्द दे सकता है, घर की खातून खाना दे सकती है जवाब। इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि आप बेधड़क उनके जवाब दें, क्योंकि जो आप हमें जवाब देंगे वो सीगा राज में रखे जाएंगे, वो सीक्रेट है, वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करने के मजाज नहीं हैं। सो इसलिए आप, और ये भी नहीं है कि जी हमारा आप बंदा नहीं पहचान सकेंगी, वो जाहिर है फ़ौज के साथ वो फ़ौजी साथ होगा, उनकी सिक्योरिटी के पीछे दूसरे बंदे भी मामूर हैं। सो ये भी नहीं है कि जी ऐसे कोई लाताल्लुक़ आदमी आपके से पूछेगा, बताए वो आप बताते जाए, जो सवाल पूछेंगे आम फहम सवाल है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है शहरी और आबादी का क्या तनासुब रहा देही के साथ, कितनी अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में तेज़ी से हो रही है, बड़ा लाजमी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात है, उनका ये एतराज़ है कि सिंध में मैनिपुलेट किया गया इस चीज़ को, ब्लॉक्स जो हैं उनकी तादाद कम बताई गई है, ज़्यादा इजाफा रूरल एरियाज़ में हुआ है। वाहिद सूबा है, दुनिया का वाहिद शहर है कराची जिसमें अर्बनाइजेशन ज़्यादा तेज़ी से ना हुई हो, हालांकि हक़ाइक़ कुछ और नज़र आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये क्या मामला इस तरीके से मैनिपुलेट हुआ है और जो अल्टीमेट आबादी का तनासुब होगा और जो लोगों की तादाद होगी वो सही आएगी इसमें? ब्लॉक्स कम हों, ज़्यादा हों, छोटे हों, बड़े हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हमारा अपना एक इंतज़ामी मामूर है, इंतज़ामी काम है कि जी मैंने एनुमरेटर को काम देना है और वो उस काम उस इलाके में उस मुद्दत में पूरा कर सके। अभी भी जहाँ हमें ये खाना शुमारी के बाद पता चलेगा कि ये ब्लॉक बड़ा है, इसमें काम 10 दिन में नहीं मुकम्मल हो सकेगा, हमारे पास रिज़र्व में ट्रेंड स्टाफ है, रिज़र्व में हमारे पास उसका मटीरियल है। हम 18 तारीख को उसी वक्त हम एक नई टीम लगा देंगे जो उस ब्लॉक को कवर करेगी। मकसद हमारा ये है कि कोई रह ना जाए, कोई घर ना रह जाए, कोई ख़ानदान ना रह जाए, कोई कस्बा ना रह जाए। इंशाअल्लाह हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि, और अल्लाह ने मदद की तो हम पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई घर, कोई गिनती से रह ना जाए। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बात की कि ये अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उस पर सज़ा है, क्या वाकई ये क्रिमिनल ऑफेंस है? और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे सज़ा के, आपको पता कैसे चलेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे अगर किसी ने कुछ गलत बताया है, तादाद गलत बताई है? आवाम को ज़रा बता दीजिए ताकि उनको पता हो कि उन्होंने कितनी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे के पूरे मरहले में हिस्सा लेना है, कैसे पता चलेगा? देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन 2 तरीके की, हम सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने ये कहा है कि अगर कोई हमारे काम में रखना डालेगा, रुकावट डालेगा, तो या फिर अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मसलन आप कहते हैं कि मेरे 24 बच्चे हैं, हो भी सकते हैं मगर अमूमी तौर पे नहीं होंगे, तो अगर ये चेक हो गया या हमसाये ने बता दिया या जो ऐसे हमें जो पता चले कि जी ये बंदा सरीहन कोई गड़बड़ कर रहा है, तो हमारे पास ये फैसिलिटी भी है कि हम नादरा से आपका फैमिली ट्री चेक कर लेंगे कि जी उसमें कितने बंदे हैं,
तो फिर उसके साथ मैच करेंगे, अगर 24 होंगे तो हम 24 लिख देंगे। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हमारे पास वेरिफिकेशन का भी एक सिस्टम हमने वाज़े किया है। क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें कोई जुर्माना भी हो सकता है और कैद भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे थे कल बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन दीजिए और जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आप सबके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि ऐसा प्रोसेस जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत होने जा रहा है। अब बात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी सिंध में सियासी मसरूफियात की। मियाँ साहब ने सिंध का रुख कर लिया है और गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ ठट्टा आए, आज उन्होंने कराची में मसरूफ दिन गुजारा और अब जल्द वो हैदराबाद जाएंगे। जो काम गुज़िश्ता पौने 4 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हमने पिछले जब उनका ठट्टा का दौरा था उसमें जो अनाउंसमेंट की, बड़ा तनकीदी जायज़ा लिया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सिंध पर तवज्जो नहीं दी, एक ऑल्टरनेट बनने की, मुतबादिल बनने की कोशिश नहीं की। फाइनली नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब की ज़रा तवज्जो है और वो अब एक बहुत लंबे अरसे बाद कराची में आज क़याम भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पर तनकीद होती है कि वो सिंध में नून लीग को मुतहरिक करने में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन अब वज़ीर आज़म खुद सिंध के शहरों के दौरे करके नून लीग को मुतहरिक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज कराची आए, आज वो कराची में क़याम करेंगे। मौजूदा वज़ारत उज़्मा का यह पहला मौका होगा कि वज़ीर आज़म कराची में क़याम करेंगे और इस दौरे इक़्तिदार में आज पहला मौका था कि वज़ीर आज़म कराची में नून लीग सिंध के यानी पार्टी चैप्टर के इजलास में शरीक हुए। उन्होंने गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत की और वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्लिम लीग नून कराची समेत सिंध भर में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और साथ ही उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को सिंध भर में इलेक्शन की भरपूर तैयारियों की हिदायत भी जारी की। हिंदू बरादरी की होली की तकरीब में वज़ीर आज़म ने कराची के लिए तहफ़ के ऐलानात भी किए। जो पानी की सप्लाई की जो स्कीम है उसमें भी 50% अब हुकूमत पाकिस्तान दे रही है ताकि कराची के लोगों को साफ़ पानी मिल सके। अभी ये ग्रीन लाइन बना रहे हैं, जैसे कि मेट्रो बस लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है। ये जो मोटरवे की बात की, भाई जो हैदराबाद जाते हैं कभी देखा करें कि हैदराबाद की मोटरवे बहुत अच्छी बन रही है और इसमें अपना ये भी हम बना रहे हैं और माशाल्लाह ये इस साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि कराची के अंदर भी हेल्थ कार्ड जल्द से जल्द शुरू किए जा सके ताकि गरीबों को जिनके पास इलाज मुआवजे के लिए कोई वसाइल नहीं होते, पैसे नहीं होते, उनको मुफ्त इलाज। आपने देखा ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, मगर इसकी वजह क्या है? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को खतरा लाहक है कि जो पार्टी में रहे सहे लोग रह गए हैं वो भी पीपल्स पार्टी ना ज्वाइन कर लें? जो हाल हुआ मुस्लिम लीग फंक्शनल का, जिस तरीके से टूट फूट का शिकार हुई, पीपल्स पार्टी में लोग ज्वाइन करने लगे और जो हाल हुआ, खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब की पूरे सिंध से एक ही मेंबर नेशनल असेंबली थे और वो भी चले गए पीपल्स पार्टी में। क्या ज़्यादा खतरात लाहक हो रहे थे कि और लोग भी कहीं पीपल्स पार्टी में ना चले जाएं? क्या पार्टी को मजीद तितर बितर होने से बचाने के लिए आए हैं या यहाँ से आगे बढ़ के पार्टी को सिंध में और कराची में ऑर्गेनाइज करने के लिए आए हैं? क्या अंदर की मालूमात थी? कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे पूछते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया। कामरान, आपकी रहनुमाओं से मुख्तलिफ से बात भी हुई होगी, असल मामला क्या था, क्या वजह है? क्या वाकई सिंध में दूसरे लोग भी पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ा था? पिछले दिनों मरवत साहब की खबर आई थी, वो जरदारी साहब की बेटियों की तरफ से एक बाकायदा पब्लिक पोजीशन हुई तो नहीं जा सके, मगर वो खबरें अपनी जगह पर थी। पहले एमएनए भी चले गए, क्या दूसरे लोग भी जाने का सोच रहे थे कुछ एमपीएस? जी शाहजेब साहब, देखिए इतलात काफ़ी अरसे से ये चल रही थी कि जो मुस्लिम लीग नून के अरकान सिंध असम्बली हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। जैसा कि पीपल्स पार्टी के हल्के भी जानते हैं और मुस्लिम लीग नून के भी, कि जो शिराजी बरादरान हैं ठट्टा से, जिनके 2 MPAs हैं और एक नेशनल असम्बली के रुकन हैं शिराजी फैमिली के। इसी तरह कराची से शफ़ी जामोट मुस्लिम लीग नून के रुकन सिंध असम्बली हैं और हुमायूं मोहम्मद ख़ान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। इन तमाम के बारे में ये इतलात थी कि वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं और शायद किसी मौके पर वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और इनके बारे में इतलात ये भी हैं कि इनकी मुलाकातें भी पीपल्स पार्टी के कई अहम रहनुमाओं से हुई थी और वज़ीर आज़म भी इस मामले से बाखबर थे। तो ज़राए का ये कहना है कि जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है और अब हुकूमत के तकरीबन 4 साल भी मुकम्मल होने को हैं, तो अब वज़ीर आज़म को ये सिंसियर एडवाइस दी गई मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं की जानिब से, ख़ासतौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो पिछले दिनों यहाँ दौरा किया कराची का और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें की, उनकी जो इनपुट है और गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से जो इनपुट वज़ीर आज़म को दी गई, तो वज़ीर आज़म ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो
मुस्लिम लीग नून की जो सिंध में जो तंजीम है उस पर तवज्जो देंगे, इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे जो पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून के साथ थे। इससे पहले शफी जामोद की जो फैमिली है उसके बेशतर लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और कहा यह जा रहा था कि इलेक्शन से कुछ अरसे कबल शायद शफी जामोद भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। हुमायूं मोहम्मद खान के बारे में भी बातें की जा रही थी। तो अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने फैसला किया कि वो जो मुस्लिम लीग के पार्लियामेंटेरियंस हैं न सिर्फ उनको इंटैक्ट करेंगे बल्कि और जो दीगर लोग मुस्लिम बहुत शुक्रिया कामरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। पार्टी बचानी भी है, पार्टी आगे बढ़ाना भी है, ये इरादा मियां नवाज शरीफ साहब का नज़र आता है। बड़ी अहम बात है, जब आज मियां साहब कराची आए हैं तो एक ऐसी शख्सियत को साथ लाए हैं जिनके बारे में बड़े सवालात पैदा होते हैं और मियां साहब इस तरीके से उन शख्सियत के साथ मूव करते नज़र आते नहीं थे। बड़ी और जो हालिया कॉन्टेक्स्ट है, जब कतर की बात हो रही हो, कतरी इन्वेस्टमेंट की और कतरी खत की बात हो रही हो, मियां साहब क्यों उनको साथ लेकर आए हैं और जब इल्ज़ाम भी लग रहा हो कराची में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये बात भी मालूम करेंगे और कितना मियां साहब का फोकस कराची पर होने जा रहा है और सिंध पर होने जा रहा है। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल पार्टी के साथ रहे हैं, सिंध में कराची में उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते रहे हैं, मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ रहे। इस वक्त ज़रा बताइएगा कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सिंध में क्या कमज़ोर हो रही है? मियां साहब ऑर्गेनाइजेशन पर संजीदगी से कंसंट्रेट करेंगे या फिर बस एक आध और दौरा और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएंगे? क्या संजीदगी से अब पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं मियां साहब? जी बिल्कुल, बहुत संजीदगी से मियां साहब इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जहाँ तक रह गया मरवत साहब का, तो हमारे पार्टी में कोई अहदेदार नहीं थे, वो एक प्रोविंशियल एक पार्लियामेंटेरियन थे, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ज़रूर थे। हकीम बलोच साहब आए थे, चले गए, मगर आज भी हमारे पास ठट्ठा में MNAs हैं, आज भी हमारे पास इत्तेहादी हैं, जनाब मुर्तज़ा जतोई साहब है। तो ये नहीं कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नुमाइंदगी है। लोग आते जाते रहते हैं, जो लोग वक्त के लिए आते हैं और चले जाते हैं, मगर जो पार्टी के स्ट्रक्चर है उसको यकीनन हम और इसको मजबूत कर रहे हैं, इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आज भी पार्टी के जो ज़िले सदूर सेक्रेटरीज़ और इलेक्टेड चेयरमैन थे उनसे गुफ्तशनीद हुई ठट्ठा में भी इस पे, और ये अब ये इंशाल्लाह आप देखें 5 फरवरी के बाद प्राइम मिनिस्टर 5वें बार, और आज कराची में क़याम पजीर है, वो 5वें बार कराची आए, तो एक नया तब्दीली नजर आ रही है। मरवत साहब का जब जिक्र कर रहे थे वो तो ज़रा पीपल्स पार्टी ने नहीं लिया ना उन्हें, वो तो वरना मामला बहुत आगे बढ़ गए थे। इसके अलावा जो दूसरे रहनुमा कौमी असेंबली में नहीं है आपकी रिप्रेजेंटेशन, मगर साथ में ये बताइए कराची में एक वैक्यूम है, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, पाक सर ज़मीन पार्टी सब कोशिश कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आप क्लेम करते हैं कि कराची के लिए काम कर रहे हैं, तो कराची में इस वैक्यूम को फिल करने के लिए या फिर सिंध में पीपल्स पार्टी पर तनकीद बड़ी आप करते हैं, उसका मुतबादिल बनने के लिए कोई फ्रेमवर्क है मियां साहब की नज़र में? मियां साहब से आपने बात की है या सिर्फ दौरा है जो ख़त्म हो जाएगा, या कोई फ्रेमवर्क है जिस पर काम करेंगे? कराची में जो गैप आया है उस गैप को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही फिल करेगी, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी फिल करेगी। उसके लिए कि हमने ये कराची कहते, कराची हमने देखा एक शहरी के तौर पे कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बातें नहीं की, अमली जामा पहनाया कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और कराची को अमन देने के लिए। एक तो कराची में लोगों ने देखा जो 30 साल से यहाँ पे लोग काम करते रहे, वो डेवलपमेंट और वो डिलीवर नहीं कर सके, वो अमन नहीं दे सके जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 3.5 साल के। तो लोग अब वो स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अमन के साथ, तरक्की के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ। जहाँ तक सिंध पे रह गया तो यस, हम उतनी ही तनदही से प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम मुकाबला करेंगे कराची में, सिंध में भी, जिस तरह से पंजाब में हम करते हैं। मतलब ये अच्छी बात है कि पंजाब के अलावा आपका सिंध में फोकस होगा, एक नेशनल लेवल की पार्टी सिंध पर फोकस करे, अच्छी बात है कि आप इसको संजीदा लें। मगर ये मियां साहब सैफुर रहमान साहब को क्यों साथ लाएं जब सिंध आए? मैं समझता हूँ कि सैफुर रहमान साहब हमारे पार्टी के एक अच्छे फाल कारकुन रहे, रुकन रहे पार्टी के साथ, और वो पार्टी के लिए वो उनकी माजी में भी खासी इनपुट रही है, अब भी उनकी इनपुट है। और वो देखिए हमारी पार्टी ये नहीं है कि हम माजी को छोड़ देते हैं। मतलब सैफुर रहमान साहब के साथ क्या ऐसा अच्छा माजी है जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, और क्या ऐसी उनकी इनपुट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है? 15-16 साल से वो कतरियों के पार्टनर नहीं हैं, और अब जब सिंध आए मियां साहब तो सिंध उन्हें क्यों लेके आए हैं? क्या मियां साहब को क्यों ख्याल आया उनको लाने का? देखिए कतर में हर आदमी को कारोबार का हक है, उनका कारोबार आज से पहले भी कतर में था, आज भी कतर में, और हो सकता है आइंदा भी हो। तो ये किसी के ऊपर कहीं पे आने जाने पे पाबंदी तो नहीं है। पाकिस्तान के शहरी हैं, वो अगर सिंध में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, सिंध के तरक्की के लिए हो सकता है, यकीनन मैं समझता हूँ कि सैफुर रहमान साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। यहाँ पे मियां साहब सिंध में पार्टी ऑर्गेनाइज करने आए हैं या सैफुर रहमान के लिए इन्वेस्टमेंट के सरमायाकारी के मौके देखने आए? किस लिए आए मियां साहब सिंध में?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए। बहुत सफ़र कर चुका है सिंध गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से, और अब हमें उस तासुब के चश्मे से बाहर निकल करके एज उस लड़के के लिए सोचना चाहिए जो आज डिग्री हाथ में लेके घूम रहा है। अच्छी बात है उस लड़के के लिए सोचना चाहिए, मगर उस लड़के के सोचने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में जब जाते हैं तो उस तरीके से सैफुर रहमान साहब नजर नहीं आते। सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने आए हैं तो पंजाब के बड़े बड़े बिजनेसेस साथ लाने के अलावा सैफुर रहमान को, कतर के सैफुर रहमान को साथ लाए हैं एक ऐसे वक्त में जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो मैं सवाल ये पूछा कि जो पंजाब में नहीं नजर आते वो सिंध में क्यों आ रहे हैं? देखिए, आज जहां पे सैफुर रहमान साहब अगर थे तो साथ मुराद अली शाह साहब भी थे, क्योंकि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, हम सिंध को आगे लेके जाना चाहते हैं। उसमें हम इनपुट डालना चाहते हैं वफाकी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी। सैफुर रहमान साहब हमें पंजाब में भी नजर आए, केपी में भी नजर आए, बलूचिस्तान में भी नजर आए। एक पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे पार्टी का एक हिस्सा रहे, तो हम उनको माइनस तो नहीं कर सकते। और उन्होंने कोई ऐसा क्राइम तो नहीं किया कि जिसकी वजह से उनको माइनस कर दिया। नहीं किया होगा, क्राइम माइनस ना कीजिए, मगर प्लस एक ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब कतर की तरफ से खत आया है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका फैसला आना है। कतर का वो खत कंट्रोवर्शियल है और कतर के जिस खानदान की तरफ से खत आया है, मियां सैफुर रहमान साहब उसके पार्टनर है। तनकीद हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं नजर आता? मियां नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को नहीं नजर आता है कैसे मौके पर उनको साथ लेके आना? देखिए, आज जितने बिजनेसमैन आगे बैठे हुए थे उसमें मित्सुबिशी के चीफ भी आए बैठे थे। हर वो आदमी जो पाकिस्तान से, सिंध से, कराची से मोहब्बत करता है, हमें डेवलप करना चाहता है, खा वो किसी भी शोबे ज़िंदगी का हो, वो मुख्तलिफ। आज देखें ना, आज पीपल्स पार्टी के इश्तियाक बेग साहब भी थे, कासिम सराज तेली साहब भी थे। तो प्राइम मिनिस्टर की जो फोकस है वो यहाँ पार्टीजन से ज़्यादातर बालातर होकर के ये हम सोचते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो DFI है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको भी हम मद्देनजर रखते हैं। और यकीनन कतरियों की एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है पोर्ट कासिम में, पावर एनर्जी सेक्टर के हवाले से, तो उस हवाले से भी आप बात करें। हाँ जी, हम उनको भी लेके आ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब बता रहे थे सिंध में कह रहे बड़ा संजीदगी से मियां साहब फोकस करेंगे, 4-5 दफ़ा आए हैं और भी आएंगे और पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसको मिल खबरों पर बात करें। और अब बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सिक्योरिटी की। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आकर मुकदमात का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें वजारत दाखिला पर एतमाद नहीं है। परवेज मुशर्रफ सिक्योरिटी मांग रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी उन्हें वजारत दिफा से चाहिए। और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जजिस नजरबंदी केस की समाअत हुई। परवेज मुशर्रफ की जानिब से उनके वकील अख्तर शाह एडवोकेट अदालत पेश हुए। उनके वकील ने कहा कि परवेज मुशर्रफ दुबई में हैं और पाकिस्तान आकर अदालत में पेश होना चाहते हैं, यानी जो बीमारी वाला मामला था वो नहीं रहा, आना चाहते हैं, मगर अब मसला नया है और वो सिक्योरिटी का है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ को वजारत दाखिला पर एतबार नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आकर अदालत में पेश होना वो चाहते हैं, इसके लिए उन्हें वजारत दिफा के जरिए सिक्योरिटी दी जाए। जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा कि पहले मुलजिम पाकिस्तान आए, फिर सिक्योरिटी के अहकाम जारी करेंगे। परवेज मुशर्रफ सिक्योरिटी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि परवेज मुशर्रफ को कब सिक्योरिटी नहीं मिली। ऐसे कई वाकयात हैं जब मुशर्रफ अदालत में पेश हुए तो भरपूर सिक्योरिटी के साथ पेश हुए। 29 मार्च 2013 को 3 मुकदमात में परवेज मुशर्रफ जमानतों में तोसी के लिए सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए थे। 19 अप्रैल 2013 को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद कचहरी में पेश हुए थे। उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी, भरपूर अंदाज में दी गई थी। 18 फरवरी 2014 को साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ अपने खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत में पेश हुए। इस रोज भी जब वो अदालत पहुंचे तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ पहुंचे। 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत में जारी गद्दारी के मुकदमे में पेश हुए। इस दिन भी परवेज मुशर्रफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में ही अदालत में पेश किया गया। जब भी परवेज मुशर्रफ अदालत पहुंचे हैं उन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई है। उनकी रिहाइशगाह पर भी सख्त पहरा रहा है, फिर भी वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्हें अब वजारत दाखिला पर एतबार नहीं रहा। पहले जनवरी 2014 को मुशर्रफ ने सिक्योरिटी खदशात को वजह बनाकर अदालत में पेश नहीं हुए थे। कई मिसालें सामने हैं, फुटेज मौजूद है जो ये बता रही है कि उन्हें कितनी सिक्योरिटी मुहैया की गई थी। फिर उनका ये कह देना, ये बहाना पेश करना और सिक्योरिटी मांगना ज़रा हैरान को नज़र आता है। और एक वक्त था, और वक्त कैसे बदलता है, एक वक्त था जब पाकिस्तान से जिलावतन क़यादत परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से सिक्योरिटी मांग रही थी, और अब एक ये वक्त है कि परवेज़ मुशर्रफ अपने लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। वक्त था 2007 का
यानी 10 साल पहले। अब है 2017 और परवेज़ मुशर्रफ ने वतन वापसी के बाद कराची में वो सिक्योरिटी चाहते हैं। पहले भी वो वक्त गुजार चुके हैं जब लास्ट टाइम आए थे। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ फ़हीम सिद्दीकी साहब से। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। साहब कराची में परवेज़ मुशर्रफ साहब तो सिक्योरिटी नहीं थी इतनी मुनासिब कि वो आएँ और अदालतों का सामना कर सकें और नकलो हरकत कर सकें, जो वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वज़ारत दिफा के तहत दी जाए? शाज़ेब, मुनासिब से बहुत ज़्यादा थी, कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, मुनासिब से बहुत ज़्यादा थी। और मैंने जब इसके ऊपर बात की पुलिस हुकाम से भी, और मैं उस वक्त के दौर को भी याद करता हूँ जब मुशर्रफ यहाँ कराची में मौजूद थे, तो उनको किस नौइयत की सिक्योरिटी मिलती थी। देखिए, जो VIP सिक्योरिटी सेल है पुलिस का, उसकी सिक्योरिटी अलग होती थी। जो इलाका पुलिस है उसकी सिक्योरिटी अलग होती थी। जिस इलाके से गुजर के दूसरे इलाके में पहुंचते थे उस इलाके के पुलिस की सिक्योरिटी अलग होती थी और दूसरी सिक्योरिटी अलग होती थी। जाहिर है वो साबिक सदर रहे हैं, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, उसकी वजह से जो ड्यू सिक्योरिटी है वो भी उन्हें मिला करती थी। तो ये जो बात है कि सिक्योरिटी जो है उसको मसला बनाकर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आ सकते, सिक्योरिटी हमेशा परवेज़ मुशर्रफ साहब का मसला रही है और वो अमूमन इस बात को जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में भी कह चुके हैं और वैसे भी मुख्तलिफ फोरम्स पर वो कहते रहते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से उन्हें ख़तरा है और उनकी सिक्योरिटी को जो है उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मुल्क में वापसी में। अदालत में पेश होते हुए बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि उनके जो रूट था उसके ऊपर से धमाका खेज मवाद मिल गया, तो उनकी सिक्योरिटी का इशू जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो सिक्योरिटी उनका इशू है। जब वो सदर थे उस वक्त भी जो है एक मौके पर जो है उनके रूट पर जो है वो बारूद से भरी सुजुकी जो है वो खड़ी कर दी गई थी। लेकिन बात यह है कि क्या अभी जब हम हुकाम से सवाल करते हैं, क्या जी मैं कभी ऐसा हुआ कि आमतौर पर होता है कि जी सियासत की वजह से किसी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई हो, बहुत सारे सियासतदानों के साथ होता है, बहुत सारा मामला, क्या परवेज़ मुशर्रफ के साथ कभी ऐसा हुआ कि उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली हो जिसकी वजह से उन्हें कंसर्न हो कि जी मैं आऊं और विड्रॉ ना हो जाए, या हमेशा परमानेंट बुनियादों पर उनकी मुशर्रफ साहब जो है सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ साहब सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, वो एक जमात के सरबराह के तौर पर सिर्फ नहीं जाने जाते, वो साबिक सदर भी हैं और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। एक तो ये बात मैं बिल्कुल करेक्ट कर दूं कि उनकी उस सिक्योरिटी कभी भी वापस नहीं ली गई। हाँ, उसमें अमूमन इजाफा ज़रूर किया जाता रहा है। वो मुख्तलिफ औकात में आने वाली चीज़ों के ऊपर उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से लिखे जाने वाले खतूत के ऊपर जो है पुलिस हुक्काम और जो दीगर इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी में इजाफा ज़रूर करते रहे हैं। इलाका पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई, VIP सिक्योरिटी की नफरी बढ़ा दी गई, रेंजर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन कभी भी विड्रॉ नहीं हुई उनकी सिक्योरिटी जो है। तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब का स्टांस के जनाब सिक्योरिटी अगर उन्हें फराहम कर दी जाए तो वो मुल्क वापस आने के लिए तैयार हैं। ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। उनकी सिक्योरिटी बहुत बेहतर है। और जो मैंने हुक्काम से जैसे मैं बात कर रहा था कि मैंने ये सवाल किया भी है, क्या उनकी सिक्योरिटी जो है जब वो वापस आएंगे तो क्या उसको किसी भी तरह से कम किया जा सकता है या उसको उनको जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात हैं उन्हें दूर नहीं किया जाएगा? तो हुक्काम का ये कहना है कि उनकी सिक्योरिटी हमेशा बहुत ज़्यादा रही है, जो सिक्योरिटी उनकी ड्यू है उससे भी बहुत ज़्यादा रही है, और अगर वो आते हैं और किसी भी हवाले से वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खदशात का इजहार करते हैं तो उन्हें भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि जो मुनासिब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है वो, और अगर आमतौर पर सियासतदानों के साथ होता है कि मुखालिफ करते हैं कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, तो मुशर्रफ साहब की सिक्योरिटी में इजाफा ज़रूर हुआ है। फ़हीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे बस बहुत ज़्यादा दफ़ा कमी कभी नहीं हुई, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम मामला इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बारे में ये तासुर रहा है और ये बात की जाती है कि यहाँ अक़लियतों को आज़ादी नहीं, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं, मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है, मगर हुकूमत अब ये तासुर दूर करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक के बाद एक मस्बत बयान सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म मुसलसल अक़लियतों की तकरीबात में शिरकत भी कर रहे हैं और मुसलसल एक ऐसा मौक़िफ़ दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान की अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा मस्बत है। आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची में हिंदू बरादरी की त्यौहार होली की तकरीब में शिरकत की और अक़लियतों को अहम पैगाम दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि इस्लाम सबको एक ही नज़र से देखता है, ताकत से मजहब की तब्दीली जुर्म है। इस्लाम दुनिया में सब इंसानों को एक नज़र से देखता है। इसकी नज़र में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के जान, माल और इज़्ज़त की एक जैसी अहमियत है। वो सबको मज़हब के इंतखाब का हक़ देता है और ताकत से मज़हब की तब्दीली को जुर्म करार देता है। पाकिस्तान में आला तरीन सतह पर, वज़ीर आज़म की सतह पर ये बात कहना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में एक अरसे तक अक़लियतों को, ख़ास तौर पर सिंध में हिंदू बरादरी को ये शिकायत रही है
कि ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील कराया जाता है। कानून साजी की कोशिश भी हुई तो उसमें भी रुकावटें आई। इस हवाले से कानून साजी का मुतालबा किया जाता रहा है। गुज़िश्ता दिनों सिंध हुकूमत ने इस हवाले से कानून साजी करने की कोशिश भी की, मगर दबाव के बाद इस कानून साजी से ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं करा सकी, पीछे हटती नजर आई। मगर आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि ताकत से मजहब की तब्दीली जुर्म है और उम्मीद की जाएगी कि इस हवाले से अब इस पर अमल दरामद भी किया जाए। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कौमी रियासत भी है और मजहब की बुनियाद पर तफरीक की बातें करने वाले मजहब की दुरुस्त तशरीह नहीं करते। पाकिस्तान एक कौमी रियासत भी है। कौमी रियासत में सब शहरियों के हकूक़ बराबर होते हैं और जो लोग मज़हब की बुनियाद पर शहरियों के हकूक़ में फ़र्क करते हैं वो मज़हब की दुरुस्त ताबीर नहीं करते और ना ही आईने पाकिस्तान की पासदारी या पाबंदी करते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि हमारा काम जन्नत और दोज़ख का फैसला करना नहीं बल्कि सबके लिए दुनिया को जन्नत बनाना है। हमारा काम लोगों की जन्नत और दोज़ख का फैसला करना नहीं है, सबके लिए इस दुनिया को जन्नत बनाना है। अक़लियतों की तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में कोई मजहबी झगड़ा नहीं, झगड़ा सिर्फ अमन और फसाद के दरमियान झगड़ा है। पाकिस्तानी मुआशरे में आज अवामी सतह पर कोई मजहबी झगड़ा नहीं, ये चंद लोगों का मफाद हो सकता है जिसका पाकिस्तानी कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई झगड़ा है तो अमन और फसाद की कुव्वतों के दरमियान झगड़ा है, इस्तेकाम और बदअमनी के अलम बरदारों के दरमियान झगड़ा है, तरक्की के हामियों और तरक्की के मुखालिफिन के दरमियान झगड़ा है। एक तरफ वो लोग हैं जो नौजवानों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नौजवानों के जज्बात का इस्तेहसाल करते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 11 नवंबर 2015 को कराची में ही हिंदू बरादरी की त्यौहारी जो दिवाली है उसकी तकरीब में शिरकत की थी और इसी तकरीब में उन्होंने होली पर बुलाने की फरमाइश भी की थी। अक़लियतों के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पैगाम अहम है और ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत में वज़ारत उज़्मा की तरफ से ये बात आ रही हो, और बहुत ज़्यादा अहम है कि अब तमाम पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे। पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में आज एक और खिलाड़ी को मुअत्तल कर दिया गया। अब मामला ये है कि मोहम्मद इरफान पर डील एग्जीक्यूट करने का या सट्टेबाजों से कोई भी डील करने का इल्ज़ाम नहीं है फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को पर, मगर उन पर बुकीज से राबते और इस बारे में बोर्ड को ला इल्म रखने का इल्ज़ाम है जिस पर उनको मुअत्तल किया गया। उन्होंने 2 कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मोहम्मद इरफान पर हर किस्म के क्रिकेट खेलने की फिलहाल पाबंदी होगी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और PCB की जानिब से मोहम्मद इरफान को चार्जशीट दे दी गई है और यह हिदायत की गई है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान PCB एंटी करप्शन यूनिट के सामने कल पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया और अपने बयान में उन्होंने बुकीज के राब्तों का एतराफ़ किया था। इरफान का नाम उसी वक्त सामने आया था लेकिन जिस वक्त शर्जील का और खालिद लतीफ़ का नाम सामने आया, लेकिन कार्रवाई में वक्त क्यों लगा ये बात की जाती है। बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि हमने फ्रेंचाइज पर छोड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर कि वो इस हवाले से फैसला करें। इरफान के बारे में कोई ऐसे वाज़ेह सबूत नहीं थे कि उन्होंने डील एग्जीक्यूट की। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। इरफान के हवाले से भी खबर आप ही ने ब्रेक की थी उस वक्त, क्या मामला है? आज सस्पेंड हुए हैं, चार्जशीट भी उन्हें थमा दी गई है। इरफान उस वक्त खेले भी, क्या ये PCB ने कहा इस हवाले से खेल सकते हैं? मुस्तकबिल में उनके हवाले से क्या होगा? माजी में PSL में कैसे खेल लिए जब 2 खिलाड़ी पाकिस्तान आगे थे, क्या तफसीलात? देखिए, यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल में इस केस को मिसहैंडल किया, क्योंकि जो इब्तदा में रिपोर्ट आ रही थी वो यही आ रही थी कि मोहम्मद इरफान जो है उसके खिलाफ भी काफ़ी ठोस शवाहिद जो है वो क्रिकेट बोर्ड के पास हैं। और इरफान के जो केस था शाहजेब साहब, वो ये था कि उसको 5 बार बुकीज़ की तरफ से ऑफ़र आई और आज जब उसने बयान रिकॉर्ड जब कल करवाया था तो उसमें उसने बताया कि वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक सट्टेबाज था जिसने 5 मुख्तलिफ औकात में इरफान से रब्ता किया और उसको ऑफ़र की। लेकिन इरफान का जो जुर्म था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन कोड है
उसके तहत उस पर लाइफ बैन भी उनको हो सकता है। वो जुर्म ये था कि उन्होंने 5 बार जो आई उसको रिपोर्ट नहीं किया। मतलब ये जाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन पर लाजिम था कि उसको रिपोर्ट करते, मगर और नहीं किया उन्होंने, उसके बाद सस्पेंड हुए और कार्रवाई होगी। मगर क्या एग्जीक्यूट किया उन्होंने या कोई डील कर ली थी सट्टेबाजों से? इस हवाले से क्या बोर्ड के पास कोई सबूत है, कोई कन्फेशन है, या एग्जीक्यूट नहीं किया था उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि शर्जील और खालिद लतीफ़ के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, इरफान की रिपोर्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन इरफान का जो जुर्म है वो ये है कि एक नहीं 5 बार इरफान को ऑफ़र की गई और 5 ऑफ़र्स जो हैं वो मुख्तलिफ औकात पे हुई। बल्कि आज जब मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कानूनी मुशीर हैं तफज़ुल रिजवी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इरफान पे जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, उनके ख़िलाफ़ जो दफ़ात लगाई गई है एंटी करप्शन कोड की, वो भी मुख्तलिफ है। और इरफान का जो जुर्म है भी शर्जील खान और खालिद लतीफ़ से ज़रा सा मुख्तलिफ है। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। जुर्म मुख्तलिफ है मगर फिर भी पाबंद थे इस बात के कि इतनी दफ़ा उनसे रब्ता किया बुकीज़ ने और उन्होंने बोर्ड को नहीं बताया, एग्जीक्यूट नहीं किया, डील कोई नहीं की, अमल दरामद कोई नहीं किया, मगर बताया नहीं बोर्ड को। अगर सट्टेबाजों की बात नहीं भी मानी तो जिसके वो पाबंद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम मामला जिस पर सेनेट की तरफ से आवाज़ उठी है, कौमी असम्बली में आवाज़ उठी है, वज़ारत उज़्मा की तरफ से आवाज़ उठी है, वज़ारत दाखिला की तरफ से आवाज़ उठी है। होगा क्या उस मामले पर? हसास मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक में। सोशल मीडिया पर तौहीन-आमेज़ मवाद पर गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अदालत से ऐवान तक हर जगह गुस्सा पाया जाता है और हर सतह से गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। अदालत, इंतज़ामिया और अब ऐवान से सब ही गुस्ताखी करने वालों के लिए कार्रवाई पर मुत्तफिक हैं। पहले अदालत ने तौहीन-आमेज़ मवाद को हटाने की हिदायत की, फिर वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने तौहीन-आमेज़ मवाद को रोकने के लिए PTA को एक्शन लेने की हिदायत की और अब वज़ीर आज़म ने भी वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा को एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज सख्त बयान सामने आया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की बंदिश के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के मोहसिन हैं, उनकी शान में किसी तरह की भी गुस्ताखी नाकाबिले मुआफ़ी है और इससे मुताल्लिक़ किसी भी सतह पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नामूस रिसालत के कानून को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों का भी कड़ा मुहासबा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद उम्मत मुस्लिमा के जज्बात से खेलने की नापाक कोशिश है। मवाद को हटाने और उसका रास्ता मुस्तकिल रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को गुस्ताखाना मवाद की बंदिश के लिए फौरी इक़दामात करने की भी हिदायत की गई और कहा कि इस मामले में रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दामात से आगाह किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ बिला ताख़ीर कार्रवाई करके उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गुस्ताखाना मवाद की बंदिश के लिए वज़ारत ख़ारजा को सोशल मीडिया के आलमी इदारों से रुजू करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा सेनेट में आवाज़ उठाई गई, आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई, पंजाब असम्बली में यह मामला उठाया गया। सब इस बात पर मुत्तफिक है कि कार्रवाई की जाए, मगर यह पता अब तक नहीं चल सका है कि इन गुस्ताखाना मवाद को अपलोड करने के पीछे आखिर है कौन, अपलोड होने के बाद इन्हें फैलाने के पीछे आखिर है कौन। और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने यह तक कहा कि अगर ये जो सोशल मीडिया के इदारे हैं ये ताउन नहीं करेंगे तो हम इन वेबसाइट्स को ही बंद कर देंगे, जिसमें सोशल मीडिया की बहुत मकबूल वेबसाइट्स शामिल हैं, जिस पर एतजाज़ अहसन की तरफ से सेनेट में ये तकरीर की गई कि अगर एक किताब से मसला हो लाइब्रेरी में तो उस पर पूरी लाइब्रेरी नहीं बंद की जाती। अब तक ये मामला नहीं तय पाया कि ये गुस्ताखी का मवाद किसने अपलोड किया, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है, ये मामला आगे नहीं बढ़ सका है। आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या वज़ारत दाखिला करेगी, क्या PTA करेगी, ये देखना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से सख्त हिदायत इस हवाले से जारी की गई हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।